हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हमने आपको डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बताया गया, ठीक है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टी बताया गया, आयोनिक रेडियाई बताया गया, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। अब हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ध्यान दो बेटा, ए है बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर आपका क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ध्यान दो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना बेटा। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, आपको पता है कि जैसे जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स आपका कोई भी हो, जैसे ये कोबाल्ट है, निकिल है, एक कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ठीक है ना। तो ये आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे आपका जो मेटल है, मेटल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कोई भी मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कहते हैं मेटल आयन, ठीक है ना। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? मेटल आयन होता है। अच्छा, और ये मेटल आयन एक दूसरे से जिस फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, उस फोर्स को कहते हैं मेटेलिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? मेटेलिक फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो जो मेटल है, मेटल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे आयरन का एक 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 मेटल जुड़ता है, तब जाकर आयरन का रॉड बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जिस फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक फोर्स कहते हैं। ये आपको पता है, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे आपकी ये आयरन है, ये आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब मेटल आयन है आपका। ये क्या है? मेटल आयन है, ठीक। अब जब ये मेटल आयन है, तो मेटल आयन एक दूसरे से, मान लो ये मेटल आयन है आपका, मेटल आयन, ठीक है ना। M2 प्लस, M2 प्लस, M2 प्लस, M2 प्लस, ठीक, M2 प्लस, ये सब मेटल आयन है। अब ये मेटल आयन किस फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं? मेटेलिक फोर्स के द्वारा जुड़े हैं। अच्छा, जब ये मेटल आयन ये आपस में जुड़े हैं, तो इनके बीच देखो ये क्या है? गैप है कि नहीं? खाली स्थान है कि नहीं है? अब जो ये खाली स्थान है, जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहेंगे इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। ये देखो, जैसे सपोज करो कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मेटल आयन है, ठीक है ना। अब जो आपका ये मेटल आयंस हैं, अब मेटल आयंस का जो भी अरेंजमेंट है, ये देखिए, अब इसके बीच देखिए ये क्या है? ये गैप है कि नहीं है? और जो ये गैप है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बताओ, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जिस एटम या आयन की साइज वेरी स्मॉल होगी, वो इसके अंदर इंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। अब देखिए, जैसे आपका ये हाइड्राइड है, ठीक है, ये देखिए कार्बाइड है, ठीक है ना बेटा, कार्बन एटम है, ठीक है ना।
जैसे हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ये नाइट्रोजन एटम है, फास्फोरस एटम है, तो इनकी साइज स्मॉल होती है। इनकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। तो ये जब इनकी साइज स्मॉल है तो ये हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या कर जाते हैं? एंट्री कर जाते हैं। अब इसमें से इसके अंदर मान लो ये क्या एंट्री कर गया? ये कार्बन अंदर चला गया, ठीक है ना। अब ये कार्बन कहाँ एंट्री किया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कार्बन कहाँ एंट्री किया? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एंट्री किया। और किसके साथ जुड़ा? ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, मेटल आयन है, इनके साथ जुड़ गया। और जब जुड़ा तो ये कंपाउंड बना, और इसी कंपाउंड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर यहाँ पर कार्बन एंट्री करता है, कार्बन एटम एंट्री कर रहा है इस लैटिस स्पेस में, ठीक है ना, ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कार्बन एटम का एंट्री कर रहा है, तब उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल कार्बाइड। क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। जो आपके इंटरस्टिशियल कार्बाइड है, जैसे ये देखिए, ये आपके मेटल आयन है, ठीक, ये मेटल आयन एक दूसरे से मेटेलिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें देखो ये गैप है कि नहीं है? ये जो गैप है, इसी गैप को इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ऐसा एटम आके एंट्री कर सकता है जिसकी साइज जो है वेरी स्मॉल हो। अब मान लो आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम इसके अंदर एंट्री कर गया, हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन एटम इसके अंदर एंट्री करेगा, तो अब ये हाइड्रोजन एटम कहाँ एंट्री किया? इंटरस्टिशियल कहाँ एंट्री किया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और किसके साथ जुड़ा? जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, मेटल आयंस हैं, उनके साथ जुड़ गया। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कहेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लेकिन कौन सा आइटम जो एक्सटर्नल आइटम है, वो कौन सा एक्सटर्नल आइटम इसके अंदर एंट्री करके बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन। इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल आयंस हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल आयंस हैं, एक अरेंज है। अब इनके बीच ये जो गैप है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें ऐसा आइटम एंटर कर सकता है जिसकी साइज वेरी स्मॉल हो। तो स्मॉल साइज का आइटम क्या है? नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन यहाँ पर एंट्री कर गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, नाइट्रोजन एंट्री किया, तो नाइट्रोजन इसके साथ जो है बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और इस किसमें एंट्री किया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस में एंट्री किया तो किसके साथ जुड़ा है? आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, इनके साथ ये जुड़ गया। तो जो कंपाउंड बना उसको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन घुसा है? कौन एंट्री किया है? नाइट्रोजन। इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। तो इस तरह से इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल फास्फाइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, तो ये सब आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है? अब इसको आप नोट करिए, मिटाते हैं इसको, न समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। चलो अब देखो, when complex compound is formed by the when complex compound is formed by the entry of external metals like external atoms या external elements like when complex compound is formed by the entry of external atoms of element
या एक्सटर्नल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस in the crystal lattice, in the crystal lattice, in the crystal lattice, then the compound are called, then the compound are called interstitial, then the compounds are called interstitial compounds, ठीक है ना। तो देखिए when complex compound is formed by the entry of external elements like hydrogen, carbon, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब इनके एटम अगर एंट्री कर जाते हैं, इनके एटम, ठीक है ना, इनके एटम अगर एंट्री कर जाते हैं किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक, इन द क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर ये एंट्री कर जाते हैं और जो कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इन इंटरस्टिशियल compounds, in interstitial compounds, external species occupy, external species occupies, external species occupies in the interstitial, in the interstitial space, in the interstitial space present in the crystal, present in the crystal lattice, प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। अब देखो आपको पता है बेटा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कॉमन, ठीक है ना, इतने ये इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है वो नोन है, ज्ञात है, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल ऑक्साइड, इंटरस्टिशियल फास्फाइड, ये इतने जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैं ये नॉन है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए द इंटरस्टिशियल कार्बाइड आर, अब देखिए इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, कार्बाइड, नाइट्राइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, हाइड्राइड्स एंड फॉस्फाइड आर नोन। अब देखिए इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स क्या होगा, जब एक्सटर्नल एटम कार्बन एंट्री करेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में तो उसको इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स कहेंगे। अगर नाइट्रोजन इंटर करता है इंटरस्टिशियल स्पेस में और कंपाउंड बनाता है तो उसको इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स कहेंगे। हाइड्रोजन अगर इंटर करता है तब उसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहेंगे, और अगर फास्फोरस करता है तब उसको इंटरस्टिशियल फास्फाइड कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद
the interstitial carbides are more, the interstitial carbide, देखिए interstitial hydrides and carbides more common, ये दो जो है interstitial carbides और interstitial hydrides, यहाँ लिखेंगे interstitial carbides and nitrides are more common. Interstitial hydrides and nitrides are more common. The interstitial carbides are more harder than interstitial hydride. Interstitial carbides are more harder than interstitial hydrides. ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड से हार्डर होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है? तो आपको पता है बेटा कि जैसे देखो ये आपका अगर क्रिस्टल लैटिस है और यहाँ पर देखिए जो आपका ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कार्बन एंट्री करता है तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन एंट्री करता है तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहलाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, बिकॉज अगर कार्बन इसमें एंट्री करेगा और अब जब कार्बन एंट्री करेगा तो कार्बन की साइज क्या है? लार्ज है, और हाइड्रोजन एंट्री करेगा तो हाइड्रोजन की साइज क्या है? कार्बन के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होने के कारण और कार्बन की साइज लार्ज होने के कारण जब कार्बन यहाँ एंट्री करेगा तो कार्बाइड बनेगा, और कार्बाइड जब बनेगा तो कार्बन की साइज लार्ज है, और लार्ज साइज होने की वजह से जो आपका ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये पूरा कवर हो जाएगा, और जब कवर हो जाएगा तो ये हार्ड होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन एंटर करता है तो हाइड्रोजन की साइज क्या है? स्मॉल है। अब ड्यू टू दी स्मॉल साइज, हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होने के कारण जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें स्पेस रह जाएगा, खाली रह जाएगा, जगह जो है वो इम्पटी रह जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो होता है वो सॉफ्ट होता है और इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होता है वो हार्ड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, because carbon size of carbon atom is large in comparison to the size of hydrogen atom। ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन एटम एंट्री करेगा तो हाइड्राइड बनेगा इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर एंट्री करा, और अगर कार्बन एंट्री करता है इंटरस्टिशियल स्पेस में तो कार्बाइड बनेगा। अब कार्बन की साइज बड़ी होने के कारण ये गैप पूरा फुलफिल हो जाएगा, और जब गैप पूरा फुलफिल हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, और जब हाइड्रोजन इंटर करता है तो हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होती है, और साइज स्मॉल होने के कारण गैप रह जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड नहीं होता, उसके कंपैरिजन में कम हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद एग्जांपल, द इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स आर मोर हार्डर देन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब इसके बाद मिटाते हैं, फिर नोट करिए और लिखिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए कि स्टील एंड कास्ट आयरन आर मोर हार्डर। स्टील
and cast iron is more harder than the other form of iron। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है ना, कास्ट आयरन कच्चा लोहा, स्टील और कास्ट आयरन जो होता है ये हार्डर होता है इससे अदर फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाई स्टील एंड कास्ट आयरन आर मोर हार्डर देन अदर फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आयरन का जो अदर फॉर्म है उसके कंपेरिजन में स्टील और कास्ट आयरन जो होता है वो मोर हार्डर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इन स्टील एंड कास्ट आयरन, इन स्टील एंड कास्ट आयरन, carbon is present as a cementite, अब सीमेंटाइट का मतलब Fe4C। अब देखो जो आपके आयरन के एटम हैं, मेटल आयंस हैं, उनके बीच में कौन एटम जुड़ा? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक कार्बन एटम जब इंटरस्टिशियल स्पेस में एंट्री करेगा तो उसके साथ कितने आयरन एटम जुड़ेंगे? 4। इसलिए यहाँ पर Fe4C क्या है? Fe4C, इसको कहेंगे सीमेंटाइट। क्या कहेंगे? सीमेंटाइट था। तो सीमेंटाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल, interstitial space या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है ना। तो देखिए इन स्टील एंड कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट, स्टील और कास्ट आयरन में कार्बन इज प्रेजेंट एज ए सीमेंटाइट, ठीक है ना, एज ए सीमेंटाइट Fe4C ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स के प्रेजेंस की वजह से जो होता है ये आपका स्टील और कास्ट आयरन जो होता है वो मोर हार्डर होता है कंपेरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक। अब देखिए फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द metals increases, the melting points of the metal increases in first transition series, first transition series almost of the elements form interstitial
कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स या इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड एक टॉपिक ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। थोड़ा लेक्चर छोटे छोटे हैं क्योंकि एक एक टॉपिक छोटी छोटी टॉपिक है और उसको हमको पढ़ाना है पूरा, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमने आपको पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपको बताएंगे ये क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल कि जैसे आपका CuNH3 VO4 ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे है, CuNH3 VO4 2+, ठीक है ना। तो ये है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। इस कॉम्प्लेक्स पर ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।